इस वीडियो में दर्शाई गई कहानी सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, स्थान, इमारत या उत्पाद से किसी भी प्रकार की पहचान का इरादा नहीं है और न ही ऐसा अनुमान लगाया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य पौधों या जानवरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है और इस वीडियो के निर्माण के दौरान किसी भी जीवित प्राणी को नहीं सताया गया। कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए बनाया गया है और ये बच्चों के लिए नहीं है। एक गांव देवपुर में बलदेव नाम का एक जमींदार रहा करता था, जो बेहद क्रूर स्वभाव का था। बलदेव अपनी हवेली के नौकर करण को दिन रात दौड़ा रहता था। आज बलदेव से मिलने शहर से एक बैंक मैनेजर आने वाला था। बलदेव सुबह से ही उसके आव भगत का इंतजाम करण से करवा रहा था। करण बाजार से लौट रहा था कि तभी गांव का रज्जू करण से बोला, अरे भैया, सुबह सुबह इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे आज बड़े मालिक के यहाँ पर बैंक मैनेजर आने वाले हैं। बड़े मालिक ने उनकी आव भगत के लिए सारा सामान बाजार से मंगाया है। यार, मुझे तुम पर ना कभी कभी बहुत तरस आता है। यार, तुम्हारा मालिक बलदेव एक नंबर का जल्लाद है। तुम दिल के कितने अच्छे हो यार भाई, और वह तुम पर कितना अत्याचार करता है। तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? कभी कभी मेरे भी दिल में विचार आता है रज्जू चाचा, लेकिन फिर सोचता हूँ कि भागकर जाऊंगा भी तो कहाँ। और कभी कभी तो मेरे मन में आत्महत्या करने तक का विचार आता है। ऐसा बोलकर भी मत सोचना। आत्महत्या किसी भी मसले का हल नहीं है। सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तुम जल्दी जाओ, वरना बलदेव फिर से तुम्हें बुरी तरह से पीटने लगेगा। करण तुरंत घर पहुंचा। बलदेव क्रोधित होकर करण से बोला, आज शहर से मुझसे मिलने बैंक की सबसे बड़ी ब्रांच का मैनेजर आने वाला है। उसके स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना। मैंने आपके बताए हुए सारे इंतजाम करवा दिए हैं बड़े मालिक। आपके कहे अनुसार आपका मनपसंद सारा भोजन भी तैयार करवा दिया है। सुनो, 1 घंटे बाद वो यहाँ पर आ जाएगा। तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, समझे? तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? जी मालिक, मुझे अच्छे से याद है। हर बार की तरह मुझे एक कागज पर अंगूठा लगाना है। लेकिन मालिक, मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर आप मुझसे ही अंगूठा क्यों लगवाते हो? ये समझना तुम्हारा काम नहीं है, समझे? तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे आदेश का पालन करना। करण वहाँ से चला गया कि तभी बलदेव की 22 वर्षीय पुत्री रूही वहाँ पर आकर बोली, क्या कर रहे हो करण? कुछ नहीं, आज शहर से बैंक मैनेजर बड़े मालिक से मिलने आने वाले हैं। मैं किचन की सफाई कर रहा था छोटी मालकिन। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सिर्फ रूही बोला करो। अब मुझे ये बताओ कि तुम पिताजी से हमारे विवाह की बात कब करोगे? रूही की बात सुनकर करण गहरी सोच में डूब गया। दरअसल रूही और करण बचपन से एक दूसरे से प्रेम करते थे। करण बचपन से ही बलदेव के घर पर ही रहा करता था। उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में बलदेव अभी तक अनजान था। क्या सोच रहे हो? आखिर कब तक हम दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहेंगे? और फिर कब तक तुम सबके सामने मुझे छोटी मालकिन कहकर पुकारते रहोगे? तुम तो जानती हो रूही कि बड़े मालिक ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे डर लगता है कि अगर कहीं मैंने हम दोनों के विवाह की बात उनसे कही तो वो कहीं मुझे जान से ही न मार दे। आखिर तुम्हारी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। करण, ये सब तो तुम्हें मुझसे प्रेम करने से पहले सोचना चाहिए था ना? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम पिताजी से बात नहीं करोगे तो मैं स्वयं जाकर उन्हें बता दूंगी। कुछ ही देर बाद बैंक मैनेजर बलदेव के घर आ पहुंचा और बलदेव बैंक मैनेजर की आवभगत करने लगा। और हमेशा की तरह बलदेव बैंक मैनेजर के सामने करण से बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, मानो करण उसका नौकर नहीं बल्कि उसका पुत्र हो। अचानक बैंक मैनेजर बोला, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं देखा। तुमने तो बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। भला आज के जमाने में इतना ईमानदार कौन होता है? बैंक मैनेजर की बात सुनकर बलदेव अचानक चौंक गया, क्योंकि इससे पहले उसके साथ ऐसी बात कभी भी नहीं बोली गई थी। अब आपको क्या बताऊं बैंक मैनेजर साहब, जो कुछ भी है सब करण का ही है। मैं तो बस उसका एक छोटा सा नौकर हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बलदेव जी। आपने तो अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। आज के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना कि आपने इस लड़के के लिए किया। तभी बलदेव करण की ओर देखकर बोला,
अरे करण, मैं तो भूल ही गया। हमारे बैंक मैनेजर को हमारे गांव के बिरजू हलवाई की रबड़ी बहुत पसंद आती है। उसे तो मैं मंगाना ही भूल गया। जाओ, जाकर बिरजू हलवाई की दुकान से रबड़ी ले आओ। अरे नहीं नहीं बलदेव जी, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मैंने मीठा खाना कम कर दिया है। बैंक मैनेजर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपको बिना मीठा खिलाए नहीं जाने देता। तुम जाओ जाओ, जाकर रबड़ी ले आओ। करण चुपचाप रबड़ी लेने चला गया। करण रबड़ी लेकर लौटा ही था कि उसे बैंक मैनेजर की आवाज सुनाई दी। करण चुपचाप बाहर बैंक मैनेजर और बलदेव की बातें सुनने लगा। बैंक मैनेजर बलदेव को बोल रहा था, आपने करण की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की है बलदेव जी, लेकिन मेरी एक बात समझ में ये नहीं आई कि आपने उसे पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं। जब वो कागज पर अंगूठा लगाता है तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। आपको उसे पढ़ाना लिखाना भी चाहिए था। अब आपको क्या बताऊं बैंक मैनेजर साहब, बगैर माँ बाप का ये लड़का था। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और मैं करण पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सका। वो क्या है ना बैंक मैनेजर साहब कि मैं करण की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि उसके माता पिता के मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान है। इसीलिए वो अनपढ़ ही रह गया। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई से आखिर करण को क्या फायदा होने वाला है? सब कुछ उसी का ही तो है। बात तो आपकी सही है बलदेव जी, लेकिन फिर भी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। करण बड़ा हो गया है, कम से कम उसे इतना तो पढ़ा लिखा दीजिए कि वो सिग्नेचर करना सीख जाए। और हाँ, गंगापुर गांव में आप करण को ले जाने वाले थे, आप वहां की जमीन जो हटाने वाले थे, मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता था। क्या करण को गंगापुर गांव ले जाना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गंगापुर गांव सिर्फ हम दोनों जाएं और हमेशा की तरह करण से अंगूठा लगवा लिया जाए? आखिर सब कुछ करण की मर्जी से ही हो रहा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप करण से पूछ लीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप बगैर करण की मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते। करण उन दोनों की बातें सुनकर पूरी तरीके से हैरान रह गया कि तभी बलदेव की नजर करण पर पड़ गई। अरे करण, तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो? अंदर आओ। तुमने बताया नहीं कि तुम रबड़ी लेकर आ गए। करण ने चुपचाप रबड़ी बलदेव के हाथ पर थमा दी। बलदेव ने हमेशा की तरह एक सादा पेपर करण के सामने रख दिया। करण उस सादे पेपर पर अंगूठा लगा। बैंक मैनेजर के जाने के बाद बलदेव क्रोधित होता हुआ करण के पास आकर बोला, तो अब तेरी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई कि तू छुप छुप कर हमारी बातें सुने? नहीं नहीं बड़े मालिक, मैंने आप दोनों की कोई बात छुपकर नहीं सुनी। अगर बातें छुप कर नहीं सुन रहा था तो बाहर खड़ा क्या कर रहा था? तुझे रबड़ी लेकर सीधे अंदर आना चाहिए था। इतना कहकर बलदेव एक लाठी लेकर आया और करण को पीटने लगा। करण दर्द से कराहता हुआ बोला, मेरी बात का विश्वास कीजिए मालिक, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मालिक। अगर दर्द हो रहा है तो उसे बर्दाश्त कर। मत भूल, तेरे शरीर से जो खून निकल रहा है उस पर भी मेरा अधिकार है। अरे, तेरी माँ ने तो तुझे पैदा होते ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे कूड़े के ढेर से उठा कर लाया, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी छुप छुप कर बातें सुने। मत भूल कि तू सिर्फ एक नौकर है और कुछ नहीं। इतना कहकर बलदेव पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। करण आंखों में आंसू लिए बेहोश हो गया था। उस दिन बलदेव ने उसे भोजन भी नहीं दिया। करण रात के समय भूखा पेट अपने गले में एक लॉकेट को देखकर रोता रहा, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। आखिर तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्यों तुमने मुझे पैदा होते ही मार नहीं दिया? कम से कम मुझे ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और एक दिन करण कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी रूही वहाँ पर आ गई। तुम्हें कुछ पता है करण?
पिताजी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम आज ही पिताजी से हमारे विवाह के बारे में बात करोगे। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता रूही। तुम्हारे पिताजी ने कुछ महीने पहले ही मुझे कितना पीटा था। तभी बलदेव वहाँ पर आ पहुँचा और क्रोधित होता हुआ करण की ओर देखकर बोला, नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। सबके सामने मेरी बेटी को छोटी मालकिन बोलता है और उसका अकेले में फायदा उठाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बड़े मालिक। मैंने कभी भी छोटी मालकिन को गलत नजर से नहीं देखा और मैं और छोटी मालकिन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम करने से पहले अपनी एक बार औकात तो देख लेता कि कहाँ तू और कहाँ हम, और रूही तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? तुमने भी ये नहीं सोचा कि तुम कितने अमीर बाप की संतान हो? बस कीजिए पिताजी, इससे आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। मैं सब जानती हूँ। अगर मैंने करण को सब बता दिया तो आपकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रहे भी। रूही की बात सुनकर बलदेव बुरी तरीके से क्रोधित हो उठा और उसने एक थप्पड़ रूही के गाल पर जड़ दिया और बुरी तरीके से करण को पीटने लगा। करण मार खाकर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने रूही को हवेली से लापता पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक ने रूही को जान से मार दिया? अगर रूही भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं इस संसार में अकेला ही रह जाऊं। तभी बलदेव क्रोधित होता हुआ वहाँ कुछ पुलिस वालों के साथ आ धमका। इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बेटी का अपहरण किया है। ये तो इसकी शक्ल से ही मालूम पड़ रहा है। इस नमक हराम को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और देखिए इसने मेरे ही घर पर डाका डाल दिया। हवालात में जब मैं इसकी टांगे तोड़ूंगा ना, तो ये सब बता देगा कि तुम्हारी बेटी को कहाँ पर छुपा के रखा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपसे स्वयं पूछने वाला था कि रूही कहाँ है। बलदेव ने जोरदार चांटा करण के गाल पर मार दिया। रूही नहीं, छोटी मालकिन, बोल नमक हराम। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मेरी बेटी को नाम से पुकारेगा? इंस्पेक्टर करण को गिरफ्तार करने ही वाला था कि तभी वही बैंक मैनेजर वहाँ पर आ गया। अरे आप इस बार आने से पहले फोन नहीं किया? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं, लेकिन तुम्हारे घर में ये पुलिस कैसी? सब ठीक तो है? वो सब मैं आपको बाद में समझा दूंगा, आप चलिए मेरे साथ। इस 2 कौड़ी के नमक हराम नौकर करण ने अरे बलदेव साहब की बेटी को अगवा कर लिया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, करण कब से नौकर हो गया? इंस्पेक्टर साहब, करण तो मालिक है, नौकर तो ये उल्टा बलदेव है। मैनेजर की बात सुनकर इंस्पेक्टर और करण बुरी तरीके से हैरत में पड़ गए कि तभी रूही 2 लोगों के साथ वहाँ पर अचानक आ गई। रूही और उन 2 लोगों को देखकर बलदेव बुरी तरीके से घबरा गया। मुझे लगा था रूही कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मार दिया है। और ये तुम्हारे साथ कौन है? मेरे पिता ने मुझे एक कमरे में कैद करके रखा हुआ था। वहाँ से मैं चुपके से भाग गई और सीधी गंगापुर गांव पहुँची। वहाँ पहुँचकर मेरी इन दोनों ने मदद की। जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे माता पिता हैं। इनके गले में भी वही लॉकेट लटक रहा है जो तुम्हारे गले में है। जब मैंने इन्हें पिताजी और तुम्हारे बारे में इन दोनों को बताया तो ये दोनों बेचारे रोने लगे। इसीलिए मैं इन दोनों को अपने साथ ले आई। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस बलदेव को तुम मालिक समझ रहे हो, वो बलदेव हमारा नौकर था, एक बेईमान नौकर। तुम हमारे बेटे हो। तुम्हारे पिताजी ने बलदेव के लिए क्या नहीं किया, और बदले में उस बेईमान नौकर ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। जब ये हरामखोर बलदेव 15 वर्ष का था, तब मैं इसे सड़क से उठाकर अपने घर लाया था। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन समय के साथ साथ मैं और मेरी पत्नी समझ गए कि इसकी नजर हमारी सारी संपत्ति पर है। एक व्यक्ति द्वारा मुझे पता लगा कि बलदेव संपत्ति के लालच में मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करना चाहता है। उस समय तुम सिर्फ 2 वर्ष के थे। मैंने अपनी सारी संपत्ति और सारा बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दिया। जब ये बात बलदेव को पता लगी तो वो क्रोधित होकर तुम्हें हमसे छीन कर ले गया। अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? उस समय पुलिस भी उससे मिली हुई थी बेटा।
और बलदेव ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने किसी भी तरह की जानकारी पुलिस को दी तो वो तुम्हें जान से मार देगा। हम सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए आज तक चुप रहे, लेकिन अब नहीं। मुझे विश्वास था कि एक न एक दिन तुम जरूर मिलोगी। करण, ये दोनों बूढ़े पति पत्नी सही कह रहे हैं। मैं इनको पहचानता हूँ। ये दोनों तुम्हारे माता पिता ही हैं। बलदेव ने मुझे अब तक यही बताया कि ये दोनों काफी वर्षों पहले मर चुके हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बलदेव इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, इस धोखेबाज को तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। बलदेव के हाथ पैर फूल गए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो मालिक, मैंने करण को अपने बेटे की ही तरह पाला है। झूठ मत बोल बेईमान नौकर, तूने मुझे हमेशा नौकर की तरह रखा है, जबकि तू मेरा नौकर था। तेरी वजह से मैं इतने वर्ष अपने माँ बाप से दूर रहा। तेरी असली जगह जेल में ही है, गिरफ्तार कर। पुलिस ने बलदेव को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया और करण ने बलदेव की ही पुत्री रूही के साथ विवाह कर लिया और वो सब सुखी परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे।